स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरशिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम लेके आ रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज, जिसका नाम है सब्जेक्ट का आपके डायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं सोचा कि पहले चलिए डायरेक्ट टैक्स का बना लेते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोग को इससे जल्दी मिलेगा नहीं एक्सप्लेनेशन। तो मैं क्या बोलते हैं एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, आप लोग को उसको डिटेल तरीके से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले कॉस्टिंग में भी समझा के आप लोग को किया है। कॉस्टिंग के लगभग जितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है, सबके एमसीक्यूज बनाया है, सबके मतलब एमसीक्यू एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग को सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि आने वाले 5-6 दिनों में डायरेक्ट टैक्स को फिनिश कर सकूं, क्योंकि इसमें थोड़ा लेसन ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10 लेसन है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं इसको फटाफट फिनिश कर सकता हूँ। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, उसके बारे में उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जैसा आप हमेशा बोलता हूं, आप लोग को लेसन ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, पूरा लेसन रीड कर लीजिए। जो लेसन नंबर 1 है उसके बाद ऑब्जेक्टिव पाइए, और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मत कीजिए। इसके बाद आप लोग को फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, मैच द फॉलोइंग मिलेगा और ट्रू फॉल्स मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे देता हूँ, आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। उसमें आंसर्स भी दिए हैं आप लोग को, क्वेश्चन भी दिए। लेकिन पहले क्या कीजिए, आप लोग उसकी जो थ्योरी है वो पढ़िए और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आइए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव से। पहले क्या देखो, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू। इनकम टैक्स एक्ट कहां चलता है? सिंपल सी बात है, पूरे इंडिया में चलता है। जो इनकम टैक्स इंडिया की बात चल रही है तो पूरे इंडिया में चलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो समझ नहीं सकते। आउट ऑफ विच इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन से ये लोग में से कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी रिसिप्ट, ऐसी इनकम जो बार बार फटाफट आती है। तो प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स जो हम लोग करते हैं वो बार बार इश्यू नहीं करते हैं, 2-4 साल में एक बार करते हैं, तो ये तो नहीं है। एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से जो एन्युटी का पैसा मिलता है वो भी जिंदगी में 1 या 2 बार मिलता है, ज्यादा बार नहीं मिलता है, तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है, कभी कभार कोई कंपनी में 3 महीने में मिलता है, कोई कंपनी में 6 महीने में मिलता है, कोई कंपनी साल भर में मिलता है, तो ये जो है ये क्या है हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और नन ऑफ द ऑल। ठीक है। थर्ड है हम लोग का एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड कंसिस्ट ऑफ। एसोसिएशन पर्सन में कौन कौन होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सन अदर इंडिविजुअल्स को छोड़ के भी होते हैं, बोथ द अबव, नन ऑफ दीज अबव। तो इसका आंसर आएगा बोथ द अबव। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स भी रहते हैं और इंडिविजुअल के अलावा लोग भी रहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह भी इसमें ही आता है। अगर आगे देखेंगे आप लोग तो क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं बोथ ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स शुड कंसिस्ट ऑफ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या चीज आती है? इंडिविजुअल्स आते हैं, पर्सन अदर इंडिविजुअल्स, बोथ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा इंडिविजुअल्स ओनली। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आते हैं। आगे, A new business was set up on 15/11/2019। एक नया बिजनेस सेटअप हुआ है 15/11/2019, 15 नवंबर 2019। इट कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 दिसंबर। लेकिन बिजनेस स्टार्ट कब करता है वो? 1 दिसंबर 2019 से। द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन दिस केस। ऐसे केस में प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर रहेगा फर्स्ट वाला, ए आंसर इसका। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि जिस दिन से बिजनेस सेटअप होता है उस दिन से अकाउंटिंग ईयर जो हम लोग का साल का एंड होता है 31 मार्च होता है, तो उस दिन तक जो हम लोग का ईयर रहेगा वही क्या रहेगा हम लोग का प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए। शिवाजी यूनिवर्सिटी इज एसेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज। शिवाजी यूनिवर्सिटी एक, उसको एसेसेबल मतलब वो एसएससी बनेगी इनकम टैक्स के कौन से इसमें, मतलब कौन सी कैटेगरी में? इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में, लोकल अथॉरिटी। इंडिविजुअल तो है ही नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बराबर ना, जुरिडिकल पर्सन। हाँ, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का 6th का बी आएगा आंसर। इन विच ईयर इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड। किस ईयर में हम लोग इनकम टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम लोग असेसमेंट ईयर में करते हैं और प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में। इनकम अर्न ड्यूरिंग व्हाट पीरियड इज टैक्स्ड। कौन सी ईयर में हम लोग इनकम करते हैं? तो अभी मैंने बताया आप लोग को प्रीवियस ईयर, तो इसका क्या आएगा 8th का बी। उसके बाद क्या है, हुज इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। किसकी इनकम इनकम टैक्स में चार्ज होगी? इनकम ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन्स, इनकम ऑफ ओनली रेसिडेंट्स, इनकम ऑफ ऑल पर्सन, इनकम ऑफ ओनली एसएससी। तो इनकम ऑफ ऑल पर्सन कोई भी हो इनकम टैक्स में आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंडियन हो ही, रेसिडेंट हो ही।
ठीक है, आगे वन हु इज लायबल टू पे द इनकम टैक्स इन इंडिया, ऐसा जिसको इनकम टैक्स पे करना बाकी है, लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। तो इसमें क्या आएगा, इंडियन सिटीजन, एनी पर्सन, रेसिडेंट नहीं। तो बहुत लोग गलती कर देंगे, एनी पर्सन लिख देंगे, लेकिन एनी पर्सन हर एक को टैक्स पर पे करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या क्या आएगा आंसर, एन असेसी। असेसी मतलब इसके ऊपर टैक्स बाकी है, टैक्स भरना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं एन असेसी। तो ये आंसर आएगा इसका, मतलब इसके ऊपर लायबिलिटी है इनकम टैक्स की। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन, असेसमेंट ईयर क्या होता है, 12 मंथ का पीरियड होता है, कब से शुरू होता है। तो असेसमेंट ईयर कब से शुरू होता है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च नहीं, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नहीं, फर्स्ट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग नहीं, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो इसका क्या आंसर आएगा, डी। 11 का क्या है आप लोग का, डी। क्लियर है, चलिए। प्रीवियस ईयर मींस पिछले साल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली आफ्टर असेसमेंट ईयर, द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो सबसे बेस्ट यही है, ये देखो आगे भी लिखा है कैलेंडर ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वही हम लोग का प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है हम लोग का। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का, सी। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो असेसमेंट ईयर के जो पिछला होता है उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ऐसा बाकी सब डेफिनेशन बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मिस्टर जोशी रन्स अ केमिस्ट शॉप, एक केमिस्ट की शॉप है उनकी। अकाउंटिंग ईयर ऑफ विच इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अकाउंटिंग ईयर उनका कौन सा रहता है, फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ऑन नवंबर 9, 2019 ही सेट अप अ केमिकल फैक्ट्री, और 9 नवंबर को उन्होंने क्या केमिकल फैक्ट्री बनाया है। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द अबाउट टू बिजनेस। तो दोनों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च रहेगा नहीं, दोनों के लिए 9 से लेकर 31 नहीं, दोनों के लिए 1 जनवरी से नहीं, तो रहेगी नहीं। ये सबसे बेस्ट है, देखिए शॉप के लिए 1 अप्रैल से, क्योंकि शॉप तो पहले से थी उन लोग की, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक। और फैक्ट्री के लिए कब सेटअप हुई, वो 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर से 31 मार्च तक। अभी उन्होंने पिछला भी क्वेश्चन कर चुके थे, पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन था शायद, उसी टाइप का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ कंपनी ज्वाइंड विथ 2 अदर कंपनीज, एक कंपनी 2 कंपनी साथ ज्वाइन हो रही है। अ जॉइंट वेंचर इज ट्रीटेड इनकम टैक्स लॉस एज, जो जॉइंट वेंचर है उसको इनकम टैक्स में किसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, तो इसका आएगा शायद कंपनी नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल, तो मेरे ख्याल से आएगा इसका बी, क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इसमें आएगा 14 का बी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। चलिए, अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स लॉ। चैरिटेबल ट्रस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही बोलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट सब लोग मिलके बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ही काउंट होता है वो। अ क्लब इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स लॉ, क्लब जो रहता है क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब वगैरह, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही होता है। आप लोग इसलिए बोलोगे थ्योरी पढ़ लो पहले, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स लॉ एज, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं हम लोग, किस तरह से ट्रीट करेंगे इनकम टैक्स लॉ में, तो 17 का आप लोग जरा पढ़ लीजिए। अ कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल जुरिस्डिकल पर्सन, तो 17 का आएगा आप लोग का यही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लोग मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स लॉ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आएगा इसका 18th का डी, ठीक है। आगे 19, मुंबई सिटी इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स, मुंबई सिटी हम लोग इनकम टैक्स लॉ में कैसे ट्रीट करेंगे मुंबई सिटी को, तो ये भी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसका भी डी ही आएगा 19 का भी, ठीक है। 20, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी टैक्स एंड इंडिविजुअल, ये लोग में से एज ए इंडिविजुअल किसको इनकम टैक्स मिलेगा, पार्टनर फर्म को, तो पार्टनर्स तो इंडिविजुअल ही होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ ए, ये भी इंडिविजुअल के तौर पे होता है, जेड मेंबर ऑफ हिंदू अंडर फैमिली, ये भी होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर इन मुंबई, तो इसको इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बराबर ना। आगे प्रोविजन ऑफ मोटर कार टू द वाइफ, मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द कंपनी, क्या करा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी वाइफ के लिए प्रोविजन करा है, किसके लिए, मोटर कार के लिए, तो इज एन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जाम तो नहीं हो सकता है। ट्रीटेड एज परचेज इन द हैंड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द कंपनी, कंपनी इनकम तो हो नहीं सकती है, ट्रीटेड एज इनकम इन द वाइफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं, तो इनकम इसका क्या काउंट करेंगे, परक्यूजिट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर क्या यूज कर रहा है, कंपनी उसको कुछ चीजें दे रही है एक्स्ट्रा, वाइफ है तो भी पर्सनल ही होता है, पर्सनल खर्चा अगर कंपनी कर रही तुम्हारा तो उसको परक्यूजिट्स बोलते हैं, सैलरी के अलावा जो खर्चा देती है। तो 21 का आएगा आप लोग का बी। रिकवरी ऑफ बैड डेट, अगर आप लोग का बैड डेट रिकवर हो जा रहा है, क्या रिकवर हो रहा है, बैड डेट पुराना, तो अलाउ द डिडक्शन फ्रॉम इन ग्रॉस इनकम, डिडक्शन क्यों मिलेगा, वो तो बल्कि पैसा हम लोग को मिल रहा है बैड डेट का,
एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट क्यों होएगा? चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, चार्जेबल टू कैपिटल गेन टैक्स, तो इसका आएगा सी, चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो बिजनेस की इनकम ही, क्योंकि वो बैड डेट मतलब तुमने उसको राइट ऑफ कर दिए थे, पहले दिखा दिया था बैड डेट हो गया, लेकिन वो पैसा आ गया, तो सिंपल सी बात है वो बिजनेस का ही पैसा था, इनकम ही थी तुम्हारी, तो तुम्हारे को इनकम लगेगा उस पर। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट टू अ डॉक्टर, अगर पेशेंट डॉक्टर को क्या देता है? गिफ्ट देता है। अलाउज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस इनकम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की ग्रॉस इनकम से डिडक्शन मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और टू द डॉक्टर, डॉक्टर को टैक्स नहीं लगेगा। चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम बिजनेस टू द डॉक्टर, चार्जेबल टू टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ द डॉक्टर, तो चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ डॉक्टर, क्योंकि अगर डॉक्टर अपने पेशेंट से गिफ्ट लेता है तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि वो आपको एज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो तुम फीस के बदले फिर सबको ये बोलोगे तुम लोग मेरे को गिफ्ट के तौर पे दो पैसा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए, वो चोरी को बचाने के लिए उसको गिफ्ट को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही रख दिया है। 23 का आएगा आप लोग का सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24, अ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं? इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, क्या हमेशा एग्जेम्प्ट होगी? इज ऑलवेज टैक्सेबल, क्या हमेशा टैक्सेबल होगी? इज ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, हमेशा टैक्सेबल होगी लेकिन कभी कभार स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट होती है। इज एग्जेम्प्ट, मोस्टली कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अगर खाली ये बोला है कि अनलेस मेड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में अगर उसको हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इसको इनकम दिखाना है तो ही होगा, तो मतलब इसका आएगा डी, किसका? 24 का डी। आगे रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट उसकी उल्टी होगी, इज ऑलवेज टैक्सेबल, हमेशा क्या होती है? वो टैक्सेबल होती है, लेकिन कोई कोई ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आगे व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट, जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं हेड ऑफिस से ब्रांच को तो उसको क्या करना है? हायर कॉस्ट पे, प्रॉफिट मतलब उसके प्राइस से ज्यादा। प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इनकम टैक्स, इनकम ऑफ हेड ऑफिस, जो प्रॉफिट हुआ है उसको इनकम ऑफ हेड ऑफिस बोलेंगे। द प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम ऑफ ब्रांच, द इनकम इनवॉइस प्राइस इज ट्रीटेड एज इनकम टैक्स ऑफ हेड ऑफिस, देयर इज अ नो टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ गुड्स ट्रांसफर होगी, बेची नहीं जा रही है। जब बेचेंगे तब हम लोग को उसको प्रॉफिट काउंट करेंगे, मतलब बेनिफिट काउंट करेंगे। अब तक बिकी नहीं, खाली ट्रांसफर हुई है, वो भी हेड ऑफिस से अपनी ब्रांच को। कोई दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो बात अलग है, लेकिन ये तो हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कर रहे हैं, तो ये देयर इज नो इनकम टैक्सेबल इनकम, इसमें कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। आगे अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एटसेट्रा इज टू ड्यू एज नोन एज, अगर कोई पर्सन है जिसको टैक्स भरना बाकी है, इंटरेस्ट भरना बाकी है, पेनल्टी बाकी है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? हम ऊपर कर चुके, डिफॉल्टर बोलते हैं, रेसिडेंट बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं, असेसी बोलते हैं, जिसको ऐसा बाकी कुछ पैसा देना। A rate of income tax आर, मतलब इसका डी आएगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स आर लेट डाउन बाय, इनकम टैक्स का रेट कौन देते हैं? इनकम टैक्स एक्ट देता है क्या? इनकम टैक्स एक्ट में रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं मिलेगा आपको, उनको हर साल चेंज होता रहता है। इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट 1994, फाइनेंस एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर, तो इसका आएगा डी, क्योंकि पार्लियामेंट हर साल क्या करते रहता है? इनकम टैक्स का रेट चेंज करते रहता है या उसमें कुछ अपडेशन चेंजेस करते रहता है, तो इसका आएगा डी। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर लेट डाउन बाय, जो इनकम टैक्स के रेट है कब कब लेट डाउन किया जाता है? फॉर ईच कैलेंडर ईयर, फॉर ईच असेसमेंट ईयर, फॉर ईच हेड ऑफ इनकम, फॉर ईच प्रीवियस ईयर, तो फॉर ईच असेसमेंट ईयर इसका आएगा शायद बी, 29 का देखिए बी रहेगा, बराबर है, क्योंकि असेसमेंट ईयर में बताया जाता है कि आप लोग को कितना इनकम टैक्स लगेगा। आगे टोटल इनकम ऑफ वन कैलेंडर इज चार्ज टू टैक्स इन द सक्सीडिंग ईयर, ऑफ वन financial year is charged to the succeeding calendar year, of one financial year is charged to the tax in the succeeding financial year, of one financial year is charged to the preceding financial year। तो टोटल इनकम जो होती है सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसका कौन सा आएगा? सी, क्योंकि फाइनेंस मोस्टली तो इसका दो ही है, कौन सा? सी और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन वो प्रीसीडिंग बोला है फाइनेंशियल ईयर और इसका क्या बोला? सक्सीडिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर इज चार्ज टू द टैक्स इन द सक्सीडिंग फाइनेंशियल, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की बात चलती है उसके अगले साल वो क्या होता है? चार्ज होता है, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चार्ज होता है। ये साल में हम लोग कमाते हैं, अगले साल में सक्सीडिंग, उसके आगे वाले साल में क्या करते हैं? उसका चार्ज देते हैं, उसका इनकम टैक्स भरते हैं, तो आएगा इसका 30 का सी। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स। नीचे फिल इन द ब्लैंक दी हुई आप लोग को बहुत सारी, ये आप लोग पढ़ लीजिए, इसको भी याद कीजिए क्योंकि इससे भी पूछ सकता है आप लोग को। फिर उसके बाद मैचअप दिए, इसको भी करिए, फिर उसके बाद आप लोग को ट्रू फॉल्स है, इसको भी करिए, फिर आप लोग आंसर अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग का भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो, ताकि हम लोग
लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।